नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, जो कि कंप्लीटली डिफीटेड रहा। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं और काफी ज्यादा इल्जाम जो है इस समय की सिटिंग गवर्नमेंट पे लगाया गया कि मणिपुर में जो भी हो रहा है वो एक तरीके से इंडिया का मर्डर किया गया है इस समय की सिटिंग गवर्नमेंट द्वारा। जिसके बाद जो बीजेपी है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने भी इसके अगेंस्ट में रिप्लाई दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच है, एंड में आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिप्लाई देते हैं, तो उनकी जो स्पीच है उसमें एक तो मेंशन इनने किया था कचतीवू आइसलैंड का। उसको लेके कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था कि उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनने कैसे कचतीवू आइसलैंड को फ्री में, आप लोग कह सकते हो, एज अ गिफ्ट दे दिया था श्रीलंका को। तो ये इशू इनने रेज किया था। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था आप लोग के लिए। अगर आप लोग ने ये जो वीडियो है ये ही देखा है तो इसको जाके देखिए। इसमें आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसलैंड जो है श्रीलंका को फ्री में ही दे दिया था इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे। तो एक तो मोदी जी ने इस चीज को लेके क्रिटिसाइज किया है कांग्रेस को। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो एक और इशू इनने रेज किया था, वो था 1966 का, जो इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी मिजोरम में। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। ये एक बॉम्बिंग क्यों स्पेशल है? क्योंकि देखो, मैं आप लोग को बताऊं ना कि आज तक कभी भी इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने इंडिया पे ही बॉम्बिंग नहीं की है। ये एक लौता जो आप लोग कह सकते हो केस था जिसमें इंडिया की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी मिजोरम में, इंडिया में ही। और ये चीज जो होती है ना, कभी भी आप लोग को अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल अपने ही लोगों पे करना पड़ जाए तो ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खराब चीज होती है, आप लोग कह सकते हो। हाँ ठीक है, आर्मी का आप इस्तेमाल कर सकते हो इंसर्जेंसी वगैरह के दबाने के लिए, लेकिन उसमें भी अगर सिविलियंस मारे जाते हैं या फिर ऐसे भी जो आपकी मिलिट्री है उसका इस्तेमाल सिविलियंस के लिए करना पड़ता है, तो ये बहुत ही खराब चीज समझी जाती है। आप खुद ही सोचो ना, जिस आर्मी को, जिस मिलिट्री को, जिस नेवी को, जिस एयरफोर्स को आप लोग आज कहते होगे कि हमारी आर्मी है, ये इंडिया की एयरफोर्स है, ये इंडिया की नेवी है, ये कल को आप ही के घर पे अटैक कर दे तो आप लोग इनको लेके कभी पॉजिटिव हो पाओगे? बहुत टाइम तक आपके अंदर जो इनको लेके नेगेटिव सेंटिमेंट है वो बना रहेगा। तो यही चीज होती है, इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडिया की जो मिलिट्री है, वो बनी है इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब इनका इस्तेमाल करना पड़ जाए अपने ही लोगों पे तो ये बहुत ही खराब चीज समझी जाती है। तो ये एक लौता आप लोग कह सकते हो केस था जब इंडिया की एयरफोर्स ने अटैक किया था इंडिया पे ही, इंडिया के ही लोगों पे अटैक। हालांकि ये इंडिया के लोगों पे नहीं था, लेकिन इसमें कुछ सिविलियंस पे मारे गए थे और इसीलिए ये जो इशू है ये काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि एक दाग की तरह है इंडिया के हिस्ट्री पे। क्या है ये पूरा मामला, बताऊंगा आप लोग को इसके बारे में इस वीडियो में पूरा, और कैसे विदेशी ताकतें जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को, समझने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। आज़ादी से पहले इस एरिया का अगर आप लोग मैप देखो ना तो यहाँ पर ये जो लार्जर पार्ट था इसको असम कहलाता था। इसमें कुछ एरिया छोड़ के, जैसे कि मणिपुर हो गया या त्रिपुरा हो गया, ये सब पहले प्रिंसली स्टेट थे, इसीलिए इनको आज़ादी के बाद पार्ट सी के जो स्टेट्स थे उसमें रखा गया था। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझो इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बाकी सब यहाँ का जो एरिया था वो पूरा कहलाता था असम, और मिजोरम भी इस असम के अंदर ही आता था। और इसके अलावा आसपास के भी ये जो पूरे एरियाज थे ना वो इसके अंदर ही आते थे। अब हुआ क्या कि 1959 1960 का जो साल है, ये साल अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग ने 5 ईयर प्लान्स पढ़े होंगे तो इस साल काफी ज्यादा जो फेमाइंस है इंडिया में वो देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जो 5 ईयर प्लान है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया था कुछ सालों के लिए। तो ऐसा ही एक फेमाइन यहाँ पर भी देखने को मिला था मिजोरम एरिया में। पूरे यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पर फेमाइन बहुत ज्यादा देखने को मिला था, जिसमें ना ही आप लोग कह सकते हो कि सेंटर की तरफ से कुछ मदद मिली मिजोरम वाला जो एरिया है उसको, या फिर जो असम की गवर्नमेंट है, जो इस स्टेट की गवर्नमेंट थी, उसकी तरफ से भी कोई मदद इन लोगों को नहीं मिलती है। तो बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो इस चीज को लेके इन लोगों में गुस्सा होता है, एक तरीके का क्रोध होता है इन लोगों में कि हमारे पास अगर पावर होती, हमारी अलग से यहाँ पर गवर्नमेंट होती, जो आप सोर्स है हमारे हाथ में होते, तो हम लोग भी अपने लोगों की हेल्प कर पाते
और इतना ज़्यादा जो डिवेस्टेशन मिजो पीपल्स ने फेस किया है वो इनको ना फेस करना पड़ता। तो एक तो ये इशू था। दूसरा, अगर आप लोग देखोगे ना तो जो 1960s का टाइम था, उस टाइम पे यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन क्या था कि जो असम की स्टेट गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने डिसाइड किया कि हमारी जो पूरा स्टेट है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी असमीज। अब ये चीज़ इन लोगों को पसंद नहीं आई और इनकी तरह बहुत से ऐसे लोग थे जो ट्राइबल लोग थे, उनको पसंद नहीं आए कि हम लोग असमीज क्यों बोले, हम पे ये लैंग्वेज क्यों थोपी जा रही है, हमारी अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। इन लोग का सवाल था कि हम लोग को कुछ फायदा मिल नहीं रहा है यूनियन का या फिर इस स्टेट का पार्ट होने से, हम पे खाली जो चीजें हैं वो थोपी जा रही है, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन था इस चीज को लेके, आप लोग कह सकते हो। और इसीलिए इन लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया अपनी बात आगे रखने के लिए, इस चीज को अपोज करने के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक अलग स्टेट की जो डिमांड है उसको आगे रखने के लिए अलग से मिजो लोगों ने अपना यूनियन बनाया। और ये यूनियन फिर बाद में इवॉल्व होते होते अपना नाम चेंज करते करते एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम रखा गया MNF, यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट। 1961 में ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है ये बना था और इसकी एक आर्मी भी इन लोग ने बाद में बना ली थी जिसका नाम रखा गया था मिजोरम नेशनल आर्मी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप लोग जो लीडर है उनको देखोगे तो वो थे लाल देंगा। ये लाल देंगा पहले इंडियन आर्मी में हवलदार की पोस्ट रखते थे, लेकिन फिर जो फैमाइन आया था यहाँ पर के बारे में मैंने आप लोग को बताया, तो ये काफी ज्यादा हर्ट हुए थे उसकी वजह से, जो इनकी लोगों की हालत थी उसको देखते हुए। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो 1960s तक थी। अब होता क्या है ना कि ये जो टाइमिंग है इसको देखो आप लोग। 1962 में आप लोग को पता होगा कि इंडिया और चाइना का जो वॉर है वो हुआ था। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो हुआ था। और आप लोग को मैं बता दूं इस टाइम पे ये जो बांग्लादेश आज के टाइम आप देख रहे हो ना, ये भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि ये भी पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये दोनों ही कंट्रीज, ऊपर हो गया या नीचे ही हो गया, ये दोनों एनिमी कंट्री थी इंडिया की उस टाइम पे। और इसी चीज का फायदा जो है वो इसको मिलने लगा, या फिर इंडिया को आप लोग कह लो इस चीज का जो नुकसान है वो होने लगा। पाकिस्तान जो है वो यहाँ से हेल्प करने लगा लाल देंगा को, और इन लोगों ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन जेरिको। प्लान ये था कि ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है अपनी आर्मी के साथ जाएगी और ये जो इंपॉर्टेंट सिटी है ना यहाँ पर आइजावल, इस पे अटैक करेगी, जिसके बाद होगा क्या कि इस सिटी को पूरा अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगी और इस सिटी पे फिर ये अपना फ्लैग लहरा देंगे। 48 आवर्स तक ये फ्लैग जो है इसको लहराए रखेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा कि इस इशू को पाकिस्तान उठा देगा यूनाइटेड नेशन में। और क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो है उसको USA का या फिर बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे कि UK वगैरह हो गया, इनका पूरा सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए उनके मदद से पाकिस्तान का कहना था कि हम एरिया को पूरा इंडिया से तोड़ ही देंगे। तो ये इनका प्लान था। उसके बाद होता क्या है कि इसी तरीके से जो प्लानिंग था वो होता है। फरवरी 1966 से जो लाल देंगा है, जो अब तक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, एक अलग नेशन की डिमांड करने लगते हैं। पूरा इंडियन यूनियन जो है उससे सेपरेट करने की बात करते हैं मिजोरम को। और फिर होता क्या है कि 1 मार्च को जो आर्मी है, मिजोरम नेशनल आर्मी है, वो अटैक कर देती है इंडिया के फोर्सेस पे। यहाँ पर जो असम राइफल्स थे उन पे अटैक होता है, मल्टीपल सिटीज पे यहाँ पर अटैक होता है, एजावल पे जाके इनके जो फ्लैग है उसको भी लहरा दिया जाता है। और बहुत ज्यादा सिचुएशन यहाँ पर आप लोग कह सकते हो खराब हो जाती है। इनफैक्ट एक जगह है, लुंगलई जगह का नाम है, वहां पर क्या होता है कि असम राइफल का जो पोस्ट होता है ना, उसको चारों तरफ से ये जो इंसर्जेंट होते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल आर्मी जो होती है, ये सराउंडेड कर लेती है और 3 दिन तक इनको भूखे प्यासे जो है वो अंदर ही रखती है। इसके बाद इंडिया की जो आर्मी है वो काफी ज्यादा अपने प्लेन्स के थ्रू आप लोग कह सकते हो यहाँ पर जो हेल्प है उसको पहुंचाने की कोशिश करती भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और हेलीकॉप्टर्स पे आप लोग को पता होगा कि ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते, इसीलिए ग्राउंड से इन पे अटैक किया जाता है। और ये बीच जो प्लान था इंडियन आर्मी का कि हम लोग हेलीकॉप्टर से ये जो हेल्प है इसे पहुंचाएंगे, ये अनसक्सेसफुल रहता है। उसके बाद फिर जब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तब डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग यहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक है वो करेंगे। उस समय इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे वो मैं आप लोग को बता दूं थे GL नंदा। इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्राइम मिनिस्टर बनी थी, पहला टर्म था इनका। और आप लोग को पता होगा कि पहले टर्म में ये कहलाती थी गूंगी गुड़िया, तो उतना इनको उस टाइम पे समझ थी नहीं। और जो होम मिनिस्टर थे उनने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर हालांकि ये जो डिसीजन है ये ले लिया कि मिलिट्री स्ट्राइक यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद 5 मार्च 1966 में इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर बॉम्बिंग की। काफी ज्यादा इस सिटी को जो है इससे नुकसान हुआ, काफी हैवी बॉम्बिंग की यहाँ पर, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि 100 लोग से ज्यादा की जो डेथ है वो हुई थी। अब हुआ क्या कि शुरुआत में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने तो ये मानने से ही मना कर दिया कि नहीं यहाँ पर किसी भी तरीके की बॉम्बिंग की गई है। शुरुआत में खाली ये कहा गया कि हाँ खाली
गन्स का इस्तेमाल किया गया, खाली स्ट्राफिंग जो है वो की गई है और मशीन गन का इस्तेमाल करके एयरफोर्स के प्लेन से फायरिंग की गई है। लेकिन बाद में जब मीडिया का एक्सेस यहाँ पर बढ़ा, उस टाइम पे मीडिया का एक्सेस काफी ज्यादा रोक दिया गया, तो तब असली न्यूज जो है वो सबके सामने आने लगी और बाद में फिर गवर्नमेंट को भी ये मानना पड़ा कि हाँ, यहाँ पर जो फायरिंग है वो हुई थी। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये जो इंसर्जेंसी है ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई। इसके बाद हुआ क्या कि इस रिटेलिएशन के बाद, इस एक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स के ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो आप लोग कह सकते हो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट था यहाँ पर जो लोगों के अंदर, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा। थोड़े टाइम के लिए ये जो आर्मी थी इसकी तो कमर टूट गई थी, ये लोग सब भाग गए थे, जंगल वंगल में जाके छुप गए थे। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो इसका जो नेगेटिव साइड हुआ वो ये कि एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हुआ इंडिया की मिलिट्री को लेके, और यही कारण है कि ये जो पूरा आप लोग कह सकते हो इंसर्जेंसी है, ये अगले 2 और डिकेड और चलता है और ये फिर 1987 में जाके शांत होता है। 1987 में जो पीस अकॉर्ड है, मिजोरम पीस अकॉर्ड जो है वो साइन होता है, तब जाके यहाँ पर शांति होती है। दरअसल होता क्या है ना कि 1968 में आप लोग को पता होगा बनती है रॉ। इंडिया में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम रखा जाता है रॉ, जिसका काम था कि बाहर जो थ्रेट है इंडिया को उसको काउंटर करना। और जब ये रॉ बनती है यानी कि 1968 में, उसके 3 ही साल बाद जो पाकिस्तान है वो टूट जाता है। पाकिस्तान का ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये पाकिस्तान से अलग हो जाता है, एक अलग कंट्री बनती है बांग्लादेश। और उसके बाद ये जो लाल देंगा है जो पूरे टाइम तक यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में ही रहते थे, यहाँ से ही अपना जो काम वाम है ज़्यादातर ये करते थे, इनको से ये समझ में आता है कि अब इनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, इनको अब समझौता है वो इंडिया के गवर्नमेंट के साथ कर लेना चाहिए। जिसके बाद ये जो नेगोशिएशन है वो शुरुआत कर देते हैं इंडिया गवर्नमेंट, और ये डिमांड करते हैं कि एक अच्छी आप लोग कह सकते हो कि जो ट्रीटमेंट है वो इनको दिया जाए इंडिया की तरफ से। रॉ भी इसमें इंटरफेयर करता है। इवन की एक अकाउंट है जिसमें यह बताया जाता है कि एस हसन वाली जो कि रॉ के ऑफिसर्स थे उस टाइम पे, वो लाल देंगा से जूरीज में मिलते भी है 1975 में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो पीस नेगोशिएशन है ये शांत होती है। और जो मिजोरम की डिमांड थी कि हम लोग अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं, जो शुरुआत में डिमांड हुआ करती थी इनकी, बाद में तो लाल देंगा ने जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अलग कंट्री बनाने की डिमांड रखती, लेकिन जो शुरुआत में डिमांड थी कि हम लोग अलग स्टेट बनाएंगे मिजोरम को, वो मान ली जाती है। 1986 में ये पीस अकॉर्ड जो है वो साइन होता है और 1987 में मिजोरम जो है वो अलग स्टेट बना दिया जाता है। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, ये तो अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो सक्सेसफुल स्टोरी है। क्यों? क्योंकि मिजोरम आज के टाइम में रिलेटिवली बाकी स्टेट से अगर आप लोग कंपैरिजन करो तो बहुत ही ज़्यादा शांत स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है बाकी का यहाँ पर जो स्टेट है उनके कंपैरिजन में। यहाँ पर लिटरेसी अच्छी है, डेवलपिंग स्टेट है ये बहुत ज़्यादा, तो बाकी सब सोशल फैक्टर में ये ठीक है। लेकिन इस एक्शन के बाद जो एयरफोर्स ने किया अपने लोगों पे हालांकि नहीं किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस जो है उनकी भी डेथ हुई थी यहाँ पर। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया की जो मिलिट्री है उस पर ये एक दाग लग गया, जिसका जिक्र जैसा कि मैंने आप लोग को बताया प्रधानमंत्री मोदी ने किया है अपने पार्लियामेंट में, और इसका इस्तेमाल करके कांग्रेस को और कांग्रेस के जो पुराने एक्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है ना। यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फैक्टर है वही इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मिजोरम में शुरुआत में जो ये आप लोग कह सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से उतना ध्यान दिया नहीं गया, फेमाइन के टाइम पे भी उतनी जो हेल्प है वो प्रोवाइड की नहीं गई यहाँ के लोगों को, ज़बरदस्ती इन पे जो लैंग्वेज है वो थोपी गई या फिर दूसरा जो कल्चर है वो थोपी गई। उसी वजह से ये जो अनसेटिस्फैक्शन है यहाँ के लोगों में वो क्रिएट हुआ, और वही फिर पूरा कारण बना इतनी ज़्यादा जो यहाँ पर इंसर्जेंसी हुई, इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका। तो ये वो चैप्टर है इंडिया के हिस्ट्री में जिससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और यहाँ मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आज के टाइम पे जो मिजोरम की कंडीशन है उसको देखते हुए आप लोग क्या कहोगे कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये जो डिसीजन लिया था, पूरा जो मिलिट्री स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये सही डिसीजन था, ये गवर्नमेंट का अच्छा एक्शन था, या फिर ये जो पूरी चीज़ है ये एक तरीके से गवर्नमेंट का फेलियर था सही टाइम पे डिसीजन लेने में? इसके बाद मजबूरी में ये जो एक्शन है, ये जो एयरफोर्स का स्ट्राइक है, ये करना पड़ा था गवर्नमेंट को। तो इसका जवाब मेरे को दीजिएगा आप लोग कमेंट में, और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।